हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस जितने भी 2 वीडियो बनाए हैं मैंने वो उसको आपने देखा होगा और आपको वो भी पसंद आया होगा। देखिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के थर्ड पार्ट की, जिसमें हम ये जानेंगे कि भई कूलम्ब्स लॉ है क्या और कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस लेंगे पहले सो दैट अपना एक बेस तैयार हो जाए। जैसा कि आपके सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में आता है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से अपन अभी डील करेंगे। देखिए, आईआईटी और नीट वगैरह को जो टच करेंगे उसके लिए हम मैं अलग से, जैसे अभी तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो आईआईटी और नीट के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक अलग से वीडियो बना करके मैं उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि जो ऐसे क्वेश्चन से हमें कैसे डील करना है जो आईआईटी या नीट्स के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। सीबीएसई में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या जो उनका लेवल भी रहता है तो वो नीट और जेई मेंस तक ही रहता है, लेकिन जेई एडवांस तक नहीं जाता कभी। और जेई मेंस के भी बहुत मुश्किल से एक आध क्वेश्चन जो आते हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है। अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो आप आसानी से सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर है वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो जैसा हम चार्ज वगैरह के बारे में सीख चुके हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि वैलिड है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। जैसे ये 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम शो कर रहे हैं स्मॉल आर से, है ना? किसे शो कर रहे हैं? स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जो है डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू, यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं K, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला बनकर हमारे सामने आ चुका है। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा, Q1 और Q2 तो क्या है? Q1 और Q2 तो है चार्जेस, ठीक? हमें इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। किससे मतलब है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें, ठीक है? और R जो है वो हो गया डिस्टेंस, है ना, दोनों के बीच का। और यहाँ पर ये जो K है जिसको हम कह रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है? इस K को हम लिख सकते हैं, देखिए, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K का वैल्यू होता है जो आपको याद रखना है। इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? देखिए, एक मिनट, इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी, या कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ, और कौन सी? इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस लिख दो या वैक्यूम लिख दो, एक ही बात है, ठीक है? और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, ये एप्सिलॉन नॉट बनाते कैसे हैं? देखो, या तो आप इसको ऐसे करके बना दो, या फिर आप ऐसे सी लिखो, उसको कट लगाओ ऐसे और यूं लिख दो, ठीक? इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? 2 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। देखिए, अभी जो हमने पढ़ा ना, ये जो पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा,
ये वाला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला जो है ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, ये अभी 2 पॉइंट चार्जेस जो रखे हुए हैं वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, है ना। कहां पे सिचुएटेड है, इन वैक्यूम, राइट। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि ये हमेशा वैक्यूम में हो, ये किसी मीडियम में भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या ऐसे केस में फोर्स बदल जाएगा, क्या ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है या ग्रेविटेशन की तरह डिपेंड नहीं करता है। देखिए सुनना, जैसे अपन ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ते हैं ना, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स में हमने देखा कि वो किसी भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है जिनमें मास हो। ऐसे ही ये फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है जिन पर चार्ज हो। ठीक है, ये तो पहली सिमिलैरिटी हो गई। लेकिन देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि देखो, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो सीधी सी बात है, आपका जो हम कह रहे हैं फोर्स, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका स्टेटमेंट मैंने यहां ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, and the direction of force is along the line joining the two charges. ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख रखा है, हाँ, this force acts along the line joining the two charges, एक ही बात है। तो ये आपको याद करना है, पहले तो स्टेटमेंट अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं स्टेटमेंट भी, तो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, बट बेसिकली फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस आप खुद बना सकते हैं, या जो इसका स्टेटमेंट जो है वो आप खुद बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद नहीं बना सकते। भाई ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैसा होता है नेचर में, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होता है। Q1 और Q2 का ये प्रोडक्ट है ना, और R हो गया उनके बीच का डिस्टेंस, राइट। और तो हम क्या कह सकते हैं, देखो किसके प्रोपोर्शन चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन चल रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। तो ये लैंग्वेज में तो आप खुद लिख सकते हैं, थोड़ा सा बना करके एक दो बार पढ़ लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलें आगे। अब मैं बात कर रहा था कि मीडियम पे डिपेंडेंट है ये अगर फोर्स, तो मीडियम के साथ कैसे चेंज होता है। देखो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा, अच्छा ये तो क्वेश्चन आ गया, रुक जाइए। हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि, एक मिनट, हाँ, कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ना, इसको पहले समझना पड़ेगा। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये अपना टॉपिक है ना। तो कहते किसको है भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसको कहते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट पर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बेटा, उसको हम करेंगे एप्सिलॉन आर से शो करेंगे, जो कि होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये जो एप्सिलॉन है ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। और बच्चों ये हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ, सॉरी फ्री स्पेस नहीं, मैं गलत लिख दिया थोड़ा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, गिवन मीडियम जो हमारे पास, जो हमें अवेलेबल है, और ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सही लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बट इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। Dielectric constant of a medium is the ratio between the 2 point charges separated by a certain distance in free space
टू दैट ऑफ इन द गिवन मीडियम। मतलब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वैक्यूम में जो लग रहा है, तो मैं एफ नॉट कह दे रहा हूं, और जो मीडियम में लग रहा है उनका रेशो है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही। कहां पर है? इन वैक्यूम। और ये किस में हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। मतलब जब चार्ज का अमाउंट चेंज नहीं किया हमने, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, ना उनके बीच का डिस्टेंस चेंज ना उनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया, बस चेंज क्या कर दिया? मीडियम बदल दिया। पहले वैक्यूम था, अब वैक्यूम की जगह हमने कोई मीडियम फिल कर दिया। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि फोर्स चेंज हो गया। तब फोर्स बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, वो आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक आध एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। बाद में मैं आपको इसका वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा कि जो कूलम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है। और वेक्टर फॉर्म आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऐसा कोई एग्जाम में अगर पूछ भी लिया तो डायरेक्ट लिखना होता है। ठीक है, देखिए सॉल्व करने के लिए तो आप जैसे भी सॉल्व कर, जैसे वेक्टर्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको क्लास 11th में सिखाया गया था, बस वैसे ही आपको क्वेश्चन में आ जाए तो उसी जो कॉन्सेप्ट को लगा करके आपको उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए यहाँ पे, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि दो अल्फा पार्टिकल है। कितने अल्फा पार्टिकल है बेटा? दो अल्फा पार्टिकल है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, राइट। किसको कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, ऐसे सही। अब इस पे अगर चार्ज देखें तो आपको ये जो नीचे वाला नंबर है ये चार्ज बताता है, ऊपर वाला नंबर आपको मास बताता है। यानी अगर मैं अल्फा पार्टिकल का चार्ज अगर निकालना चाहूं तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या जिसको हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल। अब देखिए हमें चाहिए भाई, मान लो कि ये दो अल्फा पार्टिकल है, ये पहला है ये दूसरा है, तो दोनों का चार्ज तो सेम ही है ना, क्यू क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया आर। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा? एफ इजकल्स टू के क्यू क्यू। तो क्यू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया आर उसका स्क्वायर, राइट। अब एफ तो एफ लिखेंगे, के की जगह लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर लिखना है ना। यहाँ लिख देते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आर इनके बीच का डिस्टेंस वो कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, स्क्वायर करेंगे तो ये वाला नंबर ये वाले नंबर से तो कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों ही कट जाएगा। बचेगा क्या? देखिए 9 इंटू 10⁻⁹, और यहां से रिमेनिंग क्या रहेगा? 10⁻⁻38, और यहां से हो जाएगा 10⁻⁻30। तो क्या बचेगा? F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻, देखिए इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यह बचेगा, देखो यहां से तो ये 10⁻9 और ये बचेगा 10⁻−8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻1, यानी कि F इक्वल्स टू लिख सकते हैं 90 न्यूटन। समझ में आई बात?
आसान है। चलें आगे। देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द कूलम्ब्स फोर्स। सुपरपोजिशन ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है हमें क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मान लो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेस है और उसके कारण हम किसी एक पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो कैसे हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं? तो सीधी सी बात है कि हम उसका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। लेकिन वेक्टर सम करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वेक्टर को ट्रीट कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं। सही, ऐसे समझिए। देखिए, एक मिनट। देखिए, सपोज करो कि अगर मेरे को कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखता? तो देखिए, हम 3 डायमेंशन में चलते हैं और ऐसा अजम्पशन करते हैं कि हमारे पास एक ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास जो कि 3D है ना? क्या है ये? 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि जिसके हिसाब से हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन या पोजीशन बता पाए। देखिए, आप सोचिए जरा थोड़ा सा कि हम पोजीशन कैसे बताएंगे किसी भी एक ओपन स्पेस में अगर हम हैं और वहां पर हमें अपनी लोकेशन बतानी है तो कैसे बताएंगे? तो हमें किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा पहले, और उसके रेस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपसे कोई एड्रेस पूछता है तो आप अगर उसका उसको अपने घर का एड्रेस बता भी देते हैं। जैसे मान लो मैंने ज़ोमैटो से कोई खाना मंगाया, ठीक है? खाना ऑर्डर किया मैंने, ठीक? अब वो आपसे पूछता है फ़ोन लगा के, भैया आपका घर मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं? उसको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देते हैं। कैसे कहते हैं कि भई देखो वो रामसा की दुकान दिख रही है? यहाँ दिख रही है, दिख रही है। तो बस उसके सामने वाली गली में आ जाओ, आखिरी मकान मेरा है। हाँ। तो इसका मतलब हमने क्या किया, रामसा की दुकान को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया और उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बता दी, है ना? ऐसे ही ओपन स्पेस में भी हमें कोई ना कोई पॉइंट तो ढूंढना पड़ेगा ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाए। इसीलिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं और हम सारी पोजीशन इस ओरिजिन के अबाउट बताते हैं, इसके अबाउट बताते हैं, इससे कितनी दूर है, किस एंगल पर है, या क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है। ठीक? तो अभी सोच लो ऐसा कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये पहला है Q1 और ये दूसरा है Q2। अब आप सोचिए जरा कि अगर मैं इसके लिए इनका जो एड्रेस एड्रेस मतलब पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी वेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे सोच लिया कि ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर। ये R1 और R2 एक्चुअल में बता रहे हैं इनका एड्रेस, कि इस 3D के अंदर, इस 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये चार्जेस कहाँ पड़े हैं, है ना? तो ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए, राइट? अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का हो, वो रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें नेचर तो पता नहीं है, अभी तो पता नहीं है ना कि भाई कौन सा फोर्स कहाँ लगेगा, कि डायरेक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन तो अभी हम ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं कि भाई इस पर जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है मान लो वो यहाँ लग रहा है। लगेगा तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही। अब सवाल उठता है कि सर अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों लगेगा? जवाब इसका सुन लीजिए। एक्चुअल में जो फोर्स है ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। यानी एक चार्ज जितना फोर्स लगाती है दूसरे पर, दूसरा चार्ज भी सेम उतने ही अमाउंट का फोर्स लगाती है पहले वाले पर। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा
ऐसा मानना पड़ेगा कि इनमें जो फोर्स लग रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग लग रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। समझ गए में आ गई बात? एकदम सिंपल चीज है। देखो जैसे मान लो अगर ये फोर्स इधर लग रहा होता है ना, तो फिर दूसरे वाले फोर्स को भी हम ऐसे बनाते हैं, राइट? तो अभी फिलहाल मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इस तरफ और एक इस तरफ बना दे रहे हैं। वो आपके ऊपर है आप कैसे बनाना चाहें। तो जैसे मैंने अभी इधर बना दिया, ठीक है। मुझे पता नहीं है ना अभी कि फोर्स एक्चुअल में इन दोनों का नेचर कैसा है, ये नहीं पता मेरे को। तो Q1 पॉजिटिव हो सकता है, Q2 भी पॉजिटिव हो सकता है, या Q1 पॉजिटिव हो सकता है, Q2 नेगेटिव हो सकता है ना। इसलिए हमने एजम्पशन कर लिया कि भाई ऐसे फोर्स लग रहे हैं। तो अब मान लो आपको स्पेसिफिकली पूछा गया कि भाई मेरे को तो इस चार्ज पे फोर्स जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में ही सोचना पड़ेगा, है ना। तो हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, यहां से यहां तक का, क्योंकि इस चार्ज पे लगाने वाला फोर्स है कौन, इस पे फोर्स लगाने वाला तो ये है, ये वाला चार्ज है, राइट। तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा कि पहले आप है ना इनके बीच का एड्रेस निकालो, मतलब इसका इनका भी पोजीशन वेक्टर निकालो। इनका पोजीशन वेक्टर नहीं कह दो, या फिर इनके बीच का डिस्टेंस वाला वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर निकालो। डिस्टेंस कह दो, डिस्प्लेसमेंट कह दो, डिस्टेंस तो वेक्टर हो नहीं सकता तो अपन डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपन निकाल लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से यहां तक। और ये निकालना कोई टफ जॉब तो है नहीं, ट्रायंगुलर लॉ लगा सकते हैं आप यहाँ पे आसानी से, है ना। क्योंकि मैंने तो इस डायरेक्शन में लगा रखा है ना फोर्स ऐसे, इसलिए मेरे को ट्रायंगुलर लॉ ऐसे लगाना पड़ेगा। मैंने इस डायरेक्शन में ही फोर्स माना इधर कि ये लगा रहा है इस पर, राइट। तो R2 वेक्टर इसको अगर मान लो ये पता नहीं है हमें, तो x वेक्टर मान सकते हैं। आपको ट्रायंगल लॉ तो याद होगा कैसे करते थे, ट्रायंगल लॉ आप कैसे लगाते थे। जैसे मान लो यहाँ A वेक्टर है ऐसे और B वेक्टर ऐसे है मान लो, तो C वेक्टर इसके उल्टा होता था ऐसे। तो हम C वेक्टर को लिखते थे कैसे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखते थे ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो। देखो आपको क्या करना है, किसी एक वेक्टर को पकड़ना है और उसके अलोंग चलते जाना है। जैसे यहां से चले ना अपन ऐसे, तो ऐसे चलो, फिर इधर घूम जाओ और इधर चल जाओ, तो एक सर्कल में ही चलो। लेकिन अगर आप वेक्टर के साथ साथ चलते हैं, यानी एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस ले लेना, और अगर उल्टा चल रहे हैं तो माइनस ले लेना। यानी अभी मैं ऐसे चल रहा हूं तो प्लस का ये वेक्टर, मैं इधर चला तो माइनस नहीं सॉरी प्लस का ही बी वेक्टर आएगा, और जब मैं इधर जाऊंगा तो ये माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा, और इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इसको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये ट्रायंगुलर लॉ था जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा था। जिन बच्चों को नहीं पता था मैंने सिखा दिया कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए जरा, इसी तरीके से अगर सेम इसी मेथड से अगर हम चलें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, सोचिए जरा। तो मैं इस वेक्टर का नाम दे दे रहा हूं आर डैश अभी फिलहाल के लिए, या सिंपल आर वेक्टर। चलो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, आर वेक्टर लिख दिया, इनके बीच का गैप। तो यहां पर अगर अपन ट्राइंगुलर लॉ लगाएं तो क्या आएगा, देखिए जरा। R2 वेक्टर प्लस का लेंगे, फिर इधर चलेंगे तो प्लस का R वेक्टर, और जब इधर आएंगे तो माइनस का R1 वेक्टर, सही। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि जहां पर थे वहीं वापस आ गए, है ना। तो R वेक्टर निकालना तो इन दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो R वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, R वेक्टर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये R वेक्टर हमारे पास आ चुका है। अब फोर्स कैसे डिटरमाइन करें, यानी इस पे लगने वाला जो फोर्स है F, तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं, जैसे मान लो मैंने इसको नोटेशन ऐसे दे दिया, क्योंकि हम 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो आप इसको F21 कह दो। आपकी इच्छा हो तो आप F12 भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या नोटेशन देना चाह रहे हैं। मैंने तो बस ये मान लिया कि क्योंकि मैं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं तो ये F21 हो गया मेरे लिए, ठीक है। F21 हो गया। ऐसे भी दे सकते हैं आप, नहीं तो आप ऐसे अगर लिख देना चाहें तो 1-2 को देना चाहें, वो आपके ऊपर है, ठीक। फिलहाल हम मान लेते हैं
कि F21 का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या अज्यूम कर रहे हैं। तो F21 का मतलब आप समझा रहे हैं किसी को, जैसे एग्जामिनर को समझा रहे हैं जब कॉपी में आप लिख रहे हैं, तो एक्चुअल में आप एग्जामिनर के लिए लिख रहे हैं सब चीजें। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो फोर्स है वो 1 पर लग रहा है 2 के कारण, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो आप अगर इसको थोड़ा सा आसानी से याद रखने के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दें इसको। क्या लिख सकते हैं आप इसको? F12 लिख सकते हैं, है ना। अगर F12 लिखेंगे तो क्या थोड़ा बोलना आसान हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। 12 लिखने से फायदा ये है कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या, फोर्स ऑन वेक्टर, नहीं, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो वो पैटर्न्स बना रहेगा 1 2 1 2, 1 पे ही लग रहा है ना 2 के कारण। तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसे बोलना है या कैसे सोचना है, तो वो नोटेशन आपको अपने हिसाब से देना है, ठीक है। अब इस F12 को अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो K तो लिखना ही है हमें, है ना, फिर Q1 और Q2 तो लिखना ही है, नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। लेकिन ये तो स्केलर फॉर्म हो गया पूरा का पूरा, ये तो स्केलर है, पर यहां तो वेक्टर है, तो इसलिए हमें यहां पर इसका यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा R का। जब यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो ये हो जाएगा F12 इक्वल्स टू K। मैं इसको भी नाम दे दे रहा हूं क्योंकि 1 से 2 की तरफ है, तो इसको R12 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? R12 वेक्टर कर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बोलिए, K Q1 Q2, और यहां आ जाएगा देखिए R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस, क्योंकि ये तो मॉड्यूलस ही है, और उसका स्क्वायर। अब लिखेंगे आर कैप। आर कैप क्या होता है बच्चों? आर कैप यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्चुअल में देखा जाए तो? अगर मैं यहाँ 1 2 लिख रहा हूँ R12, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, R12 वेक्टर अपॉन उसका मॉड्यूलस, R12 का मॉड्यूलस। तो जैसे ही ऐसा करेंगे, जैसे मान लेते हैं फिलहाल के लिए अभी अपन ने यहाँ पे नहीं लिखा कुछ, ये लिखा सेम, ये वाला ऊपर वाला R12 का स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? क्या R12 का क्यूब नहीं हो गया? यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहां आ गया R12 वेक्टर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, इधर लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, और यहां लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कुछ नहीं किया, इसका जो वैल्यू था ना वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह, इसकी भी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आई बात? यहां शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट ये लिखा हुआ R2, आई होप आपको क्लियर विजिबल हो, बट अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, वाइट से शायद दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट बना के R2 नहीं है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब आई होप दिख रहा होगा। तो आई होप यहां तक समझ में आया अच्छे से। ये है वेक्टर फॉर्म, राइट। लेकिन हम इस वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। हम तो बस क्या करेंगे, देखेंगे भी कौन सा चार्ज है, किस तरफ लग रहा है, कैसे उसका डायरेक्शन बन रहा है, और फिर उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए जरा। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम समझ सकते हैं। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेस है, देखना, ठीक। इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, फिर Q3 भी है, और Qn भी है। तो बहुत सारे चार्जेस हैं, और एक 3D में है ये ऐसे कुछ। तो यहाँ एक Q0 चार्ज है, Q0 है। तो अब ये Q1 भी तो लगा रहा है इस Q0 पे, ऐसे Q2 लगा रहा है, ऐसे ही Q3 लगा रहा है,
ऐसे ही क्यू एन लगा रहा है, तो ये सारे लगा रहे हैं ऐसे फोर्स। तो इन सब का जो भी सम है, मतलब इन सारे फोर्सेस का जो सम है, वो हमें वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू करना है। समझ में आ रही बात? मतलब जैसे ये जो क्यू नॉट है ना, इस क्यू नॉट पे लगने वाला टोटल फोर्स अगर निकालना है तो देखो, वन के कारण जो इस पे लग रहा है उसको अपन कह देंगे F01। ऐसे ही जो टू के कारण लग रहा है उसको कह देंगे F02 वेक्टर। ऐसे ही जो थ्री के कारण लग रहा है वो हो जाएगा F03 वेक्टर। एंड सिमिलरली यू कैन राइट हियर F0n ड्यू टू QN। ओके, तो F नेट ऑन Q नॉट, तो ये F नेट लिख रहे हैं अपन वेक्टर फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर एंड सो ऑन, राइट। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैसे यूज करना है। देखिए कह रहा है 4 इक्वल चार्जेस, ईच ऑफ चार्जेस 2 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड दे आर एट 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्ज एट 2 सेंटीमीटर। देखिए, तो हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि चार्जेस रखे हुए कैसे हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ 0 है, फिर इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 होता पर 6 पे एब्सेंट है, यहाँ है, यहाँ 8 है ना। 0, 2, 4, 8, तो 4 चार्जेस है और सभी सेम है, मतलब ये भी Q है तो ये भी Q, ये Q यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, और फिर यहाँ है 4 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर Q का वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये जो माइक्रो है उसको लिखते हैं 10 टू द पावर -6। माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6 और मिली के लिए 10 टू द पावर -3 आता है। याद रहेगा, माइक्रो के लिए क्या आता है 10 टू द पावर -6 और मिली के लिए क्या आता है 10 टू द पावर -3। जिन बच्चों को नहीं पता है कोई बात नहीं, देखो टेंशन नहीं लेने का, पढ़ो उसको, ठीक है, कोशिश करो मेमोराइज करने का, हो जाएगा। ठीक, चले आगे। अब ये जो डिस्टेंस है वो देखो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, और 1 सेंटीमीटर को हम लिखते हैं क्या, 10 टू द पावर -2 मीटर। तो सेंटी मतलब 10 की पावर -2, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर लें। 10 टू द पावर -2, मिली होता है 10 टू द पावर -3 और माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6। क्लियर है ना यहाँ तक? देखो होता ये है कि जो बच्चे, देखो सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ मेरे जैसे एवरेज भी होते हैं। तो जिनको नहीं पता है ना, कि मान लो सपोज करो कि मुझे कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है और इसकी वजह से मुझे फिजिक्स से नफरत सी हो गई है सपोज करो, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, हर एक जो है ना, हर एक छोटी छोटी चीज़ वो मैं बता रहा हूँ, ताकि क्या, ऐसा होता है कि अब बच्चों को फिर 12th में आ गया बच्चा और उसने 11th में मज़े कर लिए, और फिर दिक्कत ये आ रही है कि वो फिजिक्स में वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है टॉपिक से, छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं है इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में टीचर से अगर वो पूछना चाहता है तो टीचर झड़क करके जवाब दे देते हैं, तेरे को इतना भी नहीं पता। मेरे साथ भी, मतलब मैं भी टीचर हूँ तो मैं भी कभी कभी जैसे पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मान लो कोई बच्चा अचानक से मान लो ऐसे पूछ लेता है तो कभी कभार मैं भी वैसे गुस्सा कर जाता हूँ। हालांकि मुझे पता है ये चीज़, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों पे गुस्सा ना करूँ, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि हम हर बार एक जैसे नहीं रह सकते। जैसे हर टीचर के, टीचर भी तो क्या है, एक तरह एक ह्यूमन बीइंग ही है। तो जैसे बच्चों में इमोशंस होते हैं वैसे टीचर में भी इमोशंस हैं। तो कुछ ना कुछ अगर मान लो चल रहा है पैरेलल कुछ तो टेंशन अगर चल रही है तो फिर ऐसे में हो जाता है। ठीक है,
चलिए ये सब बातें तो होती रहेगी, वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्ज एट 2 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो है ना, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, देखो, यानी हमें इस पे फोर्स निकालना है, तो हाईलाइट कर दिया हमने, है ना, कि इस पे निकालना है। एक बात बताओ जरा, सारे पॉजिटिव चार्ज है? यस, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। अच्छा, अब सुनना, जिस पर निकालना है ना, आप क्या करें, देखो फोर्स का डायरेक्शन बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। फोर्स का डायरेक्शन कैसे बनाएं सर? जवाब बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो जिस पर हमें फोर्स निकालना है उसको मान लो मूवेबल, उसको क्या मान लो, मूवेबल मान लो। मतलब है तो वो स्टेशनरी, लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि नहीं वो हिल सकता है अपनी जगह से, लेकिन बाकी सारे फिक्स्ड हैं। तो आप आसानी से डायरेक्शन बना पाएंगे। कैसे, देखना, जैसे ये वाला इस पर कितना जो फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से ये कहां जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। यानी ये वाला चार्ज तो फिक्स है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तो इसका मतलब वो इसको धकेल देगा इधर, यस और नो, ऐसे पुश कर देगा। कौन सा वाला? ये वाला। यानी ये इसके कारण जो लग रहा है, मैं इसको F1 कह दे रहा हूं, सही। ये वाला चार्ज इसको कहां पुश करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो ये उसको उधर पुश करेगा, तो ये इधर लगेगा, इसको अपन कह दे रहे हैं F2, राइट। और ये वाला इसको कहां पुश करेगा, वो भी इधर ही पुश करेगा, तो कितना हो जाएगा, F3। समझ में आ गई ना बात? तो अभी पहले हमें F1 निकालना पड़ेगा, फिर F2 निकालना पड़ेगा, और फिर F3 निकालना पड़ेगा। आराम से तसल्ली से आप इसको पहले कैलकुलेट कर लें। देखो F क्या होता है, K, Q1 Q2, लेकिन यहां पर दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है, QQ, तो आ जाएगा Q स्क्वायर। और इनके बीच का डिस्टेंस, कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो 0, देखो 2 माइनस 0 तो कितना हो गया 2, यानी यहां से यहां तक का गैप 2 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटी तो होता है 10 की पावर -2, तो उसका स्क्वायर, सही है ना। इधर लिख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर, या एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए हम इसको K और Q ही रहने देते हैं, बाद में एक साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो KQ स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ऐसे लिख देंगे। सिमिलर मैनर में F2 लिखो, तो F2 कैसे लिखेंगे, तो F2 तो ये वाला लगा रहा था इस पे, तो इनके बीच का गैप कितना है, यहां से यहां तक का गैप 2 है, तो इसलिए ये भी आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -4। सिमिलर मैनर में यहां से यहां तक का गैप क्या है बच्चों, यहां से यहां तक का गैप, तो 8 -2 तो ये हो जाता है 6, तो यहां आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -2 उसका स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर -4, ये लिख दिया हमने, है ना। इसके बाद अब देखो तसल्ली से सोचो जरा कि कौन से दो फोर्स एक डायरेक्शन में है, कि सर ये दोनों F2 और F3 एक डायरेक्शन में है, तो वो तो ऐड हो जाएंगे, है ना। और F1 उसके अपोजिट है, तो यानी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी F नेट अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, F2 और F3 को तो करेंगे ऐड, लेकिन उसमें से F1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, राइट। चलिए F2 और F3 के बारे में सोचो। F2 और F3 ये रहे, लिख देते हैं एक बार, KQ स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -4, फिर KQ स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहां आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन F1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आप देख सकते हैं कि इससे तो ये पूरा कट जा रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। तो F नेट हमारे पास निकल कर क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया KQ स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर -4। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, K की जगह लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे, फिर Q स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे, वो जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -12, अपॉन में आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर -4।
4 9 36 और 9 से ये वाला 9 कट गया, तो अब जो बचा वो लिख देते हैं फटाफट। देखो 10 टू द पावर ये कितना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो ये माइनस का 4 है ना, ये ऊपर जाएगा ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और ये 10 की पावर माइनस 12। तो जब इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि इनका तो भाई बेस सेम होने की वजह से पावर का क्या हो जाएगा एडिशन। तो 13 माइनस 12 क्या होता है 1, तो इसलिए 10 की पावर 1 यानी कि 10 न्यूटन। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? देखो धीरे 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 क्या होगा ना कि मैं अभी तो क्या बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम क्या इसका अपना लेवल बढ़ाएंगे, एक साथ ऐसे जंप नहीं करेंगे। वरना क्या हो सकता है कि जो बच्चे जो बिगिनर्स हैं, जो इनको जिन्होंने मतलब अपनी जर्नी अभी शुरू की है, मतलब इससे पहले पढ़ाई कर ही नहीं रहे थे या कर रहे थे तो ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो थोड़ा सा सीख पाएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस छोटे छोटे क्वेश्चन पर ही लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है, हम अच्छे क्वेश्चन भी से भी डील करेंगे, लेकिन पहले एक बार बेस तैयार हो जाए। देखिए अभी जो हमने पीछे जो पढ़ा था ना, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था ना, तो ये बताने के लिए कि भाई मीडियम में कैसे लगेगा, तो मैंने इसका कहा था कि भाई मैं इसको बताऊंगा। चलो अब मैं पहले बता देता हूँ कि ये कैसे अप्लाई करना है ना, कैसे फोर्स बदल जाता है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए देखिए जैसे मान लो कि अब ये जो चार्ज है, पहला है Q1 और दूसरा है Q2। पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था R, और ये थे वैक्यूम के अंदर। किसके अंदर थे? वैक्यूम के अंदर थे। राइट, तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लगाएंगे। राइट, लेकिन अगर सपोज करो इसको हमने किसी मीडियम में रख दिया, तो चार्ज तो वही है Q1 और Q2, Q1 और Q2, और इनके बीच का जो गैप है वो भी चेंज नहीं हुआ, वो भी R है। बस चेंज क्या हो गया यहाँ पर, मीडियम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? मीडियम। डिस्टेंस क्या है? वही R है ना। तो ऐसे केस में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा F डैश। F डैश नहीं कहो तो FM कर कह दो। जैसे मैं यहाँ पे नोटेशन बदल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे F नॉट लिख दे रहे हैं क्योंकि वैक्यूम में है, और यहाँ लिख दे रहे हैं FM लिख दे रहे हैं मीडियम में जो है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन R। क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R क्या है? एप्सिलॉन R का मतलब है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन R का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है कि जो एप्सिलॉन R है वो क्या है एक्चुअल में भाई, देखो ध्यान से अगर थोड़ा सा, तो ये वाली चीज कुछ और नहीं है बल्कि F नॉट है। देख सकते हो यहाँ पर, यानी FM जो है वो हो गया F नॉट बाय एप्सिलॉन R। राइट, तो एप्सिलॉन R क्या हो गया? F नॉट बाय FM। यही तो पीछे लिखा हुआ था, यही तो लिखा था। समझ में आ रही बात? यानी किसी मीडियम में कितना फोर्स हो जाएगा, तो वो अगर हम देखें तो वो उसके एप्सिलॉन R से डिवाइड कर दो। मतलब मैं ऐसे समझो, जैसे एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 होता है। कब होता है? जब हम वैक्यूम ले रहे होते हैं या फिर एयर ले रहे होते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है, याद रखना है। और एप्सिलॉन R का वैल्यू हम देखो ऐसे ही, अगर मान लो मेटल आ जाए तो मेटल के लिए हम क्या ले लेते हैं? इन्फिनिटी। किसके लिए? फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक, ऐसे ही एप्सिलॉन R का वैल्यू हम ले लेते हैं 81। किसके लिए? फॉर वाटर। अगर वाटर होगा तो 81 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे समझे कि नहीं समझे? ये मेन 3 चीज है वो आपको याद रखनी है। देखो ऐसे तो बहुत सारे मटेरियल है, सबका याद नहीं रख सकते हम। ग्लास है, रबर है, कागज है ना, पेपर है, वुल, तो ऐसे सबका तो हम याद रख नहीं सकते। लेकिन ये जो 3 हैं जो कि स्पेशल हैं, इसके आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला वैक्यूम या एयर के लिए जिसके लिए वैल्यू 1 होता है। इसीलिए देखो आप ये सोचो कि अगर मेरे को ये फॉर्मूला ही याद होता, सपोज करो मुझे तो यही फॉर्मूला याद होता,
और मैं यहाँ पे वैक्यूम लिख देता, तो वैक्यूम लिख देता तो इसका वैल्यू 1 हो जाता, और 1 होते ही तो फिर ये सेम फॉर्मूला आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता ना। ऐसे ही अगर मान लो सपोज करो इनके बीच में वाटर फिल कर दिया जाता, तो यहाँ एप्सिलॉन आर की जगह हम क्या लिख देते? 81 लिख देते। मेटल आते ही इन्फिनिटी हो जाता है, यानी इन दो चार्जेस के बीच में एक मेटेलिक प्लेट अगर रख देते तो फिर ऐसे केस में इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता। क्यों नहीं लग रहा होता बच्चों? क्योंकि जब इन मेटल रखेंगे तो यहाँ पर देखो एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर इन्फिनिटी आते ही तो फोर्स क्या हो गया? जीरो। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो, इसलिए ऐसा होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हमने क्या देखा कि जब भी हम दो चार्जेस के बीच में मेटल की शीट रख देंगे तो फिर ऐसे केस में उन दो चार्जेस के बीच में कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि उस मेटल और चार्ज के बीच में लगेगा। क्यों? क्योंकि मेटल सरफेस पर इंडक्शन की वजह से चार्ज का जनरेशन हो सकता है, इंडक्शन की वजह से, जैसे मैंने इंडक्शन पहले पढ़ाया था आप सभी को, है ना, पिछली क्लास में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसको समझने के लिए कि क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between the two charges, between the two point charges separated by a certain distance, is 18 Newton. Find the new electrostatic force, between them when a dielectric material of constant 3 is filled between them without changing the distance, या कह दो सेपरेशन डिस्टेंस, विदाउट चेंजिंग द सेपरेशन डिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है कि कोई दो चार्जेस हैं, जैसे एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और ये वैक्यूम में रखे हुए थे, है ना। तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो था 18 न्यूटन, जब इनके बीच का गैप कितना था? स्मॉल r, राइट। अब क्या हुआ कि इनके बीच में हमने क्या किया? एक मीडियम फिल कर दिया। ये Q1 है, ये Q2 है, डिस्टेंस वही r है, बस यहां पर क्या कर दिया? एक मीडियम फिल कर दिया। कोई मीडियम है, मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया इसका 3, राइट। तो ये जो फोर्स है Fm हो गया, अब चेंज हो गया। अब ये नया फोर्स क्या है? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ना अभी, Fm इक्वल्स टू F0, जो वैक्यूम में लग रहा है। तो ये वैक्यूम में लग रहा है तो F0 क्या, तो इसको डिवाइड करना है किससे? एप्सिलॉन r से। तो बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन भले ही इतना लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन आंसर बड़ा ही सिंपल है। F0 कितना है? 18, और एप्सिलॉन r कितना है? 3, तो 3 6 18, तो 6 न्यूटन आ जाएगा आंसर। यानी अब फोर्स डिक्रीज हो गया, यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल करने पर दो चार्जेस के बीच का जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। पहले कितना लग रहा था? पहले लग रहा था 18 न्यूटन, अब कितना लग रहा है? सिर्फ 6 न्यूटन ही लग रहा है।
इस तरह से मीडियम जो है वो अफेक्ट करता है चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको। और ये फोर्स हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पहले से इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जितना वैक्यूम में था उससे कम हो जाएगा, राइट? याद रहेगा ना? और मेटल शीट रख दे तो क्या होगा? मेटल शीट रख दें तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी की क्वेश्चन है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को अभी हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि अभी मुझे इस क्लास को यहीं पे रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, या आप इसको एज अ होमवर्क ले लो, आप इसको होमवर्क में ट्राई करो, ठीक है? इसका मैं जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। मुझे भी एक मेरा जो टाइम स्लॉट है वो थोड़ा सा फिक्स है, अ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आज के क्लास में आज इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब तक, और फिर मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा आगे। बस आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।